इंडिया के बैंकिंग लॉज में कई बदलाव किए गए हैं और इसको लेकर के बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 3 दिसंबर को पास किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसमें कुछ बदलाव कस्टमर्स के लिए हैं, कुछ बदलाव केवल बैंक्स के लिए हैं। तो चलिए समझते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के वीडियोस मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं सारी वीडियोस के अपडेट के लिए। तो ये जो न्यूज है आपको मिली होगी 3 दिसंबर को कि बैंकिंग लॉज में बदलाव किए गए हैं और ये जो अमेंडमेंट है इसको लोकसभा से पास कर दिया गया है। तो इसे पेश किया था भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने और इसको बाय वॉइस वोट से अप्रूव कर दिया गया है। तो इसमें इसको अमेंडमेंट बिल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बैंकिंग लॉज तो इंडिया में बहुत जब आज़ादी के बाद से ही चले आ रहे हैं, लेकिन उसमें साल दर साल या फिर कह दें जब जरूरत पड़ती है अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो इसी तरह का अब ये अमेंडमेंट ये 2024 में लाया गया है। इसका जो उद्देश्य है, जितने अमेंडमेंट किए गए उनका उद्देश्य है कि जो स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस का हो सके, कस्टमर की कन्वीनियंस को बढ़ाया जा सके और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हुए हैं जो बहुत समय से पेंडिंग है उनको भी एड्रेस किया जा सके। तो एक एक करके हम सारे अमेंडमेंट्स देखते हैं जो कि हुए हैं और उनको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जो कि एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है और जो कह सकते हैं कि सीधे सीधे कस्टमर्स को प्रभावित करेगा और कस्टमर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो ये है कि अब आप अपने अकाउंट में एक से ज़्यादा या कह सकते हैं कम ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंडिविजुअल्स को नॉमिनी बना सकते हैं। जैसे भी आप अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको नॉमिनी बनाने का ऑप्शन आता है, आप किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन अभी केवल एक का है। लेकिन अब इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 4। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 4 ही लोगों को बनाना है, मतलब आप कोई मर्जी एक को बनाइए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 भी बना सकते हैं। ये क्यों किया गया, इसके पीछे अभी हाल फिलहाल के रीजंस थे। जैसे आपको पता होगा 3-4 साल पहले जब कोविड महामारी आई, जिसकी वजह से कई सारे घर के लोग ऐसे थे जो जिनकी डेथ हो गई, मतलब एक ही घर से कई सारे लोग चले गए। तो ऐसे केस में मान लीजिए किसी घर का कोई बेटा चला गया, उसने नॉमिनी बना रखा है अपने फादर को, या फिर फादर चला गया उसने नॉमिनी बना रखा अपने बेटे को, दोनों फादर और सन चले गए। तो ऐसे केस में फिर वो जो अकाउंट है उसमें जो पैसा है उसको लेकर के फिर विवाद हो जाता था, क्योंकि ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है वैसे जनरल सर्कमस्टेंसेज में कि एक ही परिवार के लोगों की और इतने बड़े स्तर पे डेथ होती रहे। तो इसीलिए अब इसे 4 इंडिविजुअल्स तक का कर दिया गया है। अब इसमें जो नॉमिनी होंगे उनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक नॉमिनी का प्रकार होगा साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब ये होगा कि आपने 4 नाम दिए ABCD कि ये मेरे नॉमिनीज हैं, तो इनको आप अपने अनुसार ये कह सकते हैं कि मेरी डेथ के बाद ये मेरे बैंक में या लॉकर मेरे कह सकते हैं बैंक में जो पैसा रखा है उसके बराबर के हिस्सेदार होंगे, इन चारों में पैसा बराबर बढ़ जाए। या फिर आप चाहें तो इसमें ये भी डिसाइड कर सकते हैं किसको कितना प्रपोर्शन मिले, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको साइमल्टेनियस बोलेंगे, मतलब एक साथ चारों इसके फायदेमंद होंगे। और एक होगा सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब ये होगा कि आप एक ऑर्डर डिसाइड करेंगे ABCD का कि अगर मैं नहीं रहता हूँ तो मेरे नॉमिनी A हैं, मान लीजिए मैं और A दोनों ना रहें तो फिर B हैं, मैं AB दोनों ना रहें तो C हैं, ऐसे करके। तो ये सक्सेसिव ऑर्डरिंग कहलाएगी। ऐसे केस में अगर A ही है, आपके ना रहने की वजह आपने A को बनाया नॉमिनी सबसे पहले, तो A को ही सारा जो भी हिस्सा है वो प्राप्त होगा। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी है, ध्यान रखिएगा। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव MCQ आता है उसमें, कि लॉकर्स के लिए केवल सक्सेसिव नॉमिनेशंस ही अलाउड हैं। आप अगर अपना सेविंग अकाउंट या फिर फिक्स्ड अकाउंट ओपन करते हैं तो उसके लिए तो आप सक्सेसिव या साइमल्टेनियस कोई भी नॉमिनेशंस दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लॉकर है तो उसमें केवल और केवल सक्सेसिव नॉमिनेशंस, मतलब क्रम वाइज एक ऑर्डर वाइज जो नॉमिनेशन होगा वही मान्य होगा, उसमें साइमल्टेनियस मान्य नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा बदलाव कहा जा रहा है और इसी के नाम पे जो है ये अमेंडमेंट जो है फेमस हो रहा है। अगर हम बात करें दूसरे अमेंडमेंट की तो ये है रीडिफिनेशन ऑफ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ये कह सकते हैं कि ये भी कस्टमर्स के लिए ही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए है। मतलब ये था कि 1968 में ये तय हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी बैंक के 5 लाख से ज़्यादा के शेयर्स हैं तो वो उसे
ये माना जाएगा कि बैंक में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब उसकी पर्याप्त रुचि है कि वो मतलब उसके पास इतने शेयर होंगे कि वो बैंक में एक अपनी पोजीशन होल्ड करता है, फिर उसको लेकर के अलग रूल रेगुलेशन उसे फॉलो करने पड़ते थे जिसके पास 5 लाख से ज़्यादा के शेयर होंगे। तो वो 1968 में तय हुआ था। अभी 2024 है, तब 5 लाख की कीमत बहुत ज़्यादा थी, अभी 5 लाख की कीमत बहुत ही कम है। तो ऐसे में इस रकम को बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया। इसकी मांग बहुत समय से हो रही थी कि ये जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला पार्ट है इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अब ये 5 लाख की रकम बहुत कम है शेयर्स के हिसाब से। तो अब इसे बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है अमेंडमेंट में। फिर हम आते हैं तीसरे बदलाव पे। ये जो तीसरा बदलाव है ये बैंक स्पेसिफिक है, इसका कस्टमर से लेना देना डायरेक्टली ऐसे नहीं है। तो ये बदलाव भी केवल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए है कि कोऑपरेटिव बैंक्स के जो डायरेक्टर्स हैं उसमें चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर को छोड़ करके जो बाकी के डायरेक्टर्स बचते हैं उनका जो मैक्सिमम टेन्योर है वो पहले 8 साल का हुआ करता था, अब वो 10 साल का हो जाएगा। इसमें एक बदलाव और किया गया है कि जो सेंट्रल कोऑपरेटिव के डायरेक्टर्स हैं वो स्टेट कोऑपरेटिव के डायरेक्टर्स की तरह भी मतलब उस वाले पार्ट में भी जा सकते हैं, दोनों में वो रह सकते हैं, उसमें अब कोई बंदिश ऐसी नहीं है। फिर ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये है वैसे तो बैंक के लिए, लेकिन ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक टर्म पता होगा जिसको आप कहते हैं CRR, है ना, कैश रिजर्व रेशियो। मतलब ये होता है कि बैंक के पास जितना कैश है, अगर मान लीजिए 100 रुपये कैश है, 4% का CRR है, तो 4 रुपये ये RBI के पास रखना पड़ता है ना, रिजर्व के तौर पे कि हम ये पैसा RBI के पास रख रहे हैं। तो इसको जो कैलकुलेट किया जाता है एवरेज बेसिस पे वो फोर्टनाइटली किया जाता है। फोर्टनाइटली शब्द आपने सुन रखा, फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन। तो फोर्टनाइटली बेसिस पहले जो कैलकुलेट होता था वो कैसे होता था कि सेकेंड फ्राइडे से लेकर के, मतलब सेकेंड फ्राइडे से एक सेकेंड फ्राइडे को होता था और एक फोर्थ फ्राइडे को होता था। मतलब अगर बैंक RBI को चेक करना है तो सेकेंड फ्राइडे को चेक करेगा, रिपोर्टिंग बैंक को करनी है तो सेकेंड फ्राइडे को करता था महीने के, और फिर अगली जो रिपोर्टिंग होती थी वो फोर्थ फ्राइडे को होती थी। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई महीना ऐसा है जिसकी शुरुआत ही कैसे होती है, फ्राइडे से होती है ना, तो फिर अगला जो फ्राइडे होगा वो एक हफ्ते बाद ही हो जाएगा। समझ रहे बात? ऐसा तो है नहीं कि हर एक महीने की शुरुआत संडे से होगी फिर पहला फ्राइडे है। तो ऐसे में एक तो पहले हो जाएगा और फिर उसके बाद फिर फोर्थ फ्राइडे इसके 2 हफ्ते के बाद होगा, फिर उसमें भी जो आपका फ्राइडे होगा वो एक और आपका इंक्लूड हो जाएगा, 5 फ्राइडे हो जाएंगे। तो ऐसे में कई जगह पे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होने में इसमें दिक्कत होती थी। तो अब इसी को थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया रिपोर्टिंग को कि अब इसे फ्राइडे वीडे का चक्कर छोड़ करके सीधे एक डेट दे दी गई कि अब ये पहला जो रिपोर्टिंग होगी वो 15 तारीख को होगी और जो आखिरी रिपोर्टिंग होगी महीने की दूसरी वो होगी लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो अब ये सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे वाला जो था टर्म इसको हटा दिया गया है फोर्टनाइट का। अब 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक को 15 तारीख को रिपोर्टिंग हुई, फिर आखिरी दिन जो भी होगा महीने का 30 तारीख है, 31 तारीख है, 28 तारीख है, उसके अनुसार वो रिपोर्टिंग होगी। तो ये थोड़ा बैंक की ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और थोड़ा हेडेक को कम करता है। एक और बदलाव इसमें किया गया है, वो क्या है कि ये भी बैंक के लिए है, कस्टमर्स के लिए नहीं है, कि जो ऑडिटर्स का रिम्यूनरेशन है कि जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर किसी बैंक के लिए अलाइन होते हैं या फिर किसी बैंक को दिए जाते हैं कि उनको ऑडिट करना है, तो अब उनका जो रिम्यूनरेशन है कि मतलब उनको ऑडिट करने का कितना पैसा मिलेगा, अब वो बैंक के ऊपर है कि वो बैंक जो है उसमें तय करे कि वो कितना ऑडिटर के साथ तोल मोल कर सकता है, कितना पैसा वो देना चाहता है। तो ये अब फ्रीडम बैंक के पास आ चुकी है, तो ये बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर स्टार मार्क नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो इतने बदलाव हुए हैं वो किसी एक एक्ट में नहीं हुए। मतलब कोई एक ऐसा एक्ट नहीं है जिसमें सारे बदलाव हुए हैं, बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो बदलाव हुए हैं इसमें कौन कौन से एक्ट प्रभावित हुए हैं, कौन कौन से एक्ट में बदलाव। अब ये तो नहीं पूछा जाएगा कि RBI एक्ट के कौन से पॉइंट में बदलाव हुए हैं, कौन से सेक्शन, ऐसा नहीं, लेकिन एक्ट पता होना चाहिए। तो पहला तो है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में बदलाव हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में हुआ है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में हुआ है, इसको लेकर के अभी वो सेटलमेंट वाला है, मैं अगले स्लाइड में आपको कवर करवाता हूँ। फिर है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 में हुआ है, और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ऑफ ट्रांसफर एक्ट 1980 में हुआ है। तो ये जो कह सकते हैं 5 एक्ट है, इसमें बदलाव किया गया है। मतलब हर एक बात हर एक एक्ट से ली गई है, तो ऐसे ही इन 5 एक्ट में बदलाव किया गया है इस अमेंडमेंट के लिए, तो याद रखिएगा ये।
अब आते हैं हम, एक और अमेंडमेंट है, वो किसके लिए है कि अनक्लेम्ड और जो अनपेड अमाउंट होते हैं किसी, मान लीजिए किसी का बैंक अकाउंट है, व्यक्ति के कई सारे बैंक अकाउंट हो सकते हैं, उसकी डेथ हो गई, उसके परिवार वालों को पता ही नहीं कि उसका बैंक अकाउंट कहीं एसबीआई में भी था, तो उसे पता नहीं है, तो ऐसे में एसबीआई देखेगा अकाउंट चल रहा है नहीं चल रहा है। 7 साल तक अगर नहीं चलता था तो वो अनक्लेम्ड अकाउंट जो भी उसका पैसा रहता था तो वो फिर एसबीआई उसको आगे जो है ट्रांसफ़र करता था। तो ऐसे केस में तो अब ये भी व्यवस्था करी गई है कि अभी एसबीआई का फ़र्ज बनता है कि जिसका अकाउंट था उसको एसबीआई अपनी तरफ से उनके घर वालों को सूचित करे कि ये अकाउंट है इस नाम से, इसमें इतने पैसे पड़े हैं और जो भी क्लेम वगैरह है वो आप कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे ये भी कहा गया कि मान लीजिए तब भी क्लेम नहीं होता है या फिर लोगों के पते बदलते रहते हैं, मोबाइल नंबर बदलते रहते हैं, संपर्क नहीं हो पाता है, तो ऐसे में जो बचा हुआ पैसा रहेगा उसको इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, ये एक तरह का फंड बनाया गया IEPF, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए। इसमें जो ट्रांसफ़र किया जाएगा, पहले तो ये सिर्फ इतना ही था, लेकिन अब इसके होराइजन को और बढ़ाया गया, मतलब इसका स्कोप थोड़ा वाइडन किया गया है। अब सिर्फ पैसा नहीं, सेविंग्स और बैंक का नहीं, इसमें जैसे शेयर्स वगैरह भी रहते हैं ना, तो ऐसे शेयर्स जिनके डिविडेंड पेड हुए, यहाँ पे पेड नहीं हुए हैं और उनको क्लेम नहीं किया गया है 7 साल तक, उनका भी जो भी पैसा है ऐसे डिविडेंड्स को वो भी ट्रांसफ़र हो सकेगा। इसी तरह बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट आ रहा है 7 साल तक अनपेड है, अनक्लेम्ड है, तो वो भी अब ट्रांसफ़र हो पाएगा। सिर्फ सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट ही नहीं, बल्कि शेयर और बॉन्ड का जो भी डिविडेंड या इंटरेस्ट आ रहा है वो भी अब इसी फंड में जाया करेगा। अब इस फंड में चला गया और मान लीजिए आपको 7 साल के बजाय 10 साल के बाद आपको पता चला कि अच्छा एक अकाउंट तो यहाँ भी था, तो क्या होगा, तो ऐसे केस में इंडिविजुअल के पास ये राइट होगा कि वो इस पैसे को जो है क्लेम कर सकता है रिफंड के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, जो भी अप्रोप्रिएट तरीका है वहाँ पे अप्लाई करने का बैंक के थ्रू, तो उसके थ्रू वो उसके पास पूरा हक हो। ऐसा नहीं कि अब ये पैसा IEPF के पास चला गया, आपको पता चला आपके पिताजी ने SBI में कुछ शेयर या बॉन्ड ले रखे थे, अब उसका इंटरेस्ट और वो डिविडेंड होते होते अब 2 करोड़ रुपए हो गए और आपको बाद में पता चला तो अब ये पैसा लैप्स हो गया। नहीं, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आप पूरा क्लेम कर सकते हैं इस पैसे को IEPF से भी। तो ये भी अब कह सकते हैं ये कस्टमर्स के लिए एक अच्छी बात है। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं, बड़े बड़े बदलाव हुए हैं बैंकिंग अमेंडमेंट्स बिल में, और ये सारे बदलाव आपको याद होने चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा नंबर में नहीं है, बहुत छोटे छोटे, मतलब बहुत छोटी संख्या में बदलाव हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। एक शॉर्ट में आपको ऐसे समझा दूँ, इसमें सिंप्लीफाई किया गया है प्रोसेस को, ताकि आप जो मल्टीपल नॉमिनीज हैं वो बना सकें, एक बदलाव ये हुआ है। दूसरा, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी गवर्नेंस को या स्टैंडर्ड्स को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया गया, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाली चाहे बात हो जाए, चाहे जो फोर्टनाइट जो हमको रिपोर्टिंग करनी होती थी बैंकों को उसकी बात हो जाए, तो ये जो बदलाव किए गए हैं ये। फिर जो कह सकते हैं डिपॉजिटर्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए जो अभी IEPF वाली बात थी उसके लिए बात हो रही है कि स्मूदर ऑपरेशंस हों उनके लिए। बाकी ये IEPF वाली बात यहाँ पर भी है कि अगर आपको एक डेटा चाहिए हो कि मार्च 2024 तक कितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट है इंडियन बैंक्स में, तो उसकी संख्या कितनी है, 78,000 करोड़ रुपीज़, है ना, बहुत बड़ा अमाउंट है। 78,000 करोड़ रुपीज़ अनक्लेम्ड डिपॉजिट अभी भी इंडियन बैंक्स के पास है, जो कि IEPF में जाएगा 7 साल से ज़्यादा तक अगर ये अनक्लेम्ड पड़ा रहता है तो ये था पूरा अमेंडमेंट। आई होप आपको ये सारी चीज़ मैंने एकदम बहुत छोटे एकदम बहुत कम समय में समझाने का प्रयास किया है और सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस कर दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।